आप सबको नमस्कार। आज दीपावली का शुभ अवसर है। सभी आप दीपावली के कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। घर में भी नए नए पकवान, नई नई मिठाइयाँ आपने बनाई होंगी। हम लोगों ने घर में सभी प्रकार की जो नमकीन है वो बनाई, खाजा भी बनाया है और जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको एकत्रित किया है। बड़े सुखपूर्वक आप सब दिवाली मनाएं। सबको मेरी ओर से आप सबको दीपावली की मुबारक हो। आप सुखायु रहें, दीर्घ काल तक जीवित रहें, शतायु बने और सबसे बड़ी बात स्वस्थ रहें। जब तक जीवित है स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। कल दिन भर वेबिनार का दिन था, कल और परसों, इसलिए कल व्याख्यान नहीं दे पाया। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी चिकित्सागण उपस्थित हो गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है। पिछला व्याख्यान हाइपो एड्रेनलिज्म था। आज हम निमोनिया के बारे में चर्चा करेंगे। निमोनिया ज्वर। पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर दिनेश जोशी, उन्होंने बधाई दी है आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में, धनतेरस के उपलक्ष्य में, और कार्यक्रम नित्य प्रति सुनते हैं, यह भी जानकारी आपने दी है। आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मेरे मित्र मोहम्मद शाहिद, उन्होंने भी आयुर्वेद दिवस और धनतेरस, दीपावली की बधाई देते हुए कार्यक्रम व्याख्यान नियमित रूप से सुनते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आशा तंडेल, फीमेल पेशेंट है, उनका 40 ईयर्स एज है, मेनोपॉजल सिंड्रोम और हाइपोथायरॉयडिज्म भी उनको है 14 साल से। ऐसी अवस्था में पेशेंट को घबराहट, बेचैनी और कभी कभी उदरगत वेदना भी होती है, इंडाइजेशन भी होता है। तो अगर पेशेंट तैयार हो तो ऐसी अवस्था में वमन और विरेचन ये दोनों करा दें। अगर वमन विरेचन नहीं करा पाते हैं तो शोधन वस्ती आप दे दें या एरंड मूल आदि वस्ती दें। इससे पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म में भी लाभ होगा और मेनोपॉजल सिंड्रोम भी ठीक होंगे। एलोवेरा जूस 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को जरूर सेवन कराएं ऐसे पेशेंट को। कुमारी आसो भोजन के बाद 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। और प्रदरांतक लौह 250 मिलीग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, ऐसी एक मात्रा दिन में 2-3 मात्रा का सेवन कराएं। इसके अलावा जलकुंभी का जो मैं योग बताता हूँ वो आप तैयार कर लें। जलकुंभी कहीं भी आपको तालाब में या नदी में प्राप्त हो जाएगी। उसके पत्ते बड़े मोटे होते हैं, उनको कलेक्ट करके सुखा लीजिए। सूख जाए उस तरफ जला दीजिए। जलाने के बाद 1000 mg की कैप्सूल तैयार कर लीजिए और ये कैप्सूल 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को सेवन करेंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत अच्छा आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर KN गंगवार, धनतेरस की हार्दिक बधाई उन्होंने दी है। आपको भी बहुत बहुत धनतेरस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और आज दीपावली है, उसको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, शतायु रहें।
आपका यश बढ़े। डॉक्टर दीप्ति यठेरकर 13 वर्ष का पेशेंट है, मेल है, पेशेंट है उनका। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है पेशेंट को, और स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी, हेडेक नहीं है, TSH भी बढ़ा हुआ है, और ओरल स्टेरॉइड का सेवन भी बहुत उन्होंने किया है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के लिए स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, मुक्ता पुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम, और पुराल पिष्टी 125 मिलीग्राम दिन में 2 मात्राएं इसका सेवन कराएं। एक चम्मच, एक पुड़िया सुबह शाम च्यवनप्राश के साथ दें, ज़्यादा अच्छा है। चूँकि अभी हेडेक नहीं है, हेडेक हो तो फिर पथ्या सटंग क्वाथ या पथ्यादि क्वाथ का सेवन जरूर कराना चाहिए। स्वेलिंग है तो पहले तो यह देखना चाहिए कि स्वेलिंग किस वजह से है, लेकिन सामान्यतः ऐसे पेशेंट में गोक्षरादि गुल पुनर्नवारिष्ट 2 चम्मच पानी भोजन के बाद। रस औषधियों में पुनर्नवा मंडूर, अगर स्वेलिंग ज़्यादा हो तो पुनर्नवा मंडूर सोथारी लो 250 मिलीग्राम सेवन कराएं। इसके अलावा तृण पंचमूल क्वाथ भी 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम देवें, इससे स्वेलिंग पेशेंट को जाती रहेगी। विकेश महाजन, उन्होंने भी धनतेरस की बधाई दी है, दीर्घायु की कामना की है, और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपको बहुत ही सादर अभिनंदन, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर KN गंगवार, उनका प्रश्न है, दीपन पाचन जब हम पंचकोल का देते हैं या त्रिकटु का देते हैं तो क्या अन्य औषधि भी दे सकते हैं? तो बिल्कुल लाक्षणिक चिकित्सा आप कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को शुरुआत से ही आराम मिलना चाहिए। तो दीपन पाचन औषधि जब आप देते हैं उस समय औषधियों का सेवन भी कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि जब आप वमन कराते हो उस दिन और एक दिन और 2 दिन आप औषधियाँ मत दें। ऐसे ही जब जिस दिन विरेचन कराते हैं 1 दिन और 2 दिन विरेचन में भी औषधियाँ न दें। और इसके अलावा संसर्जन क्रम में, आभ्यंतर स्नेहपान के क्रम में, दीपन पाचन औषधियों के क्रम में आप लाक्षणिक चिकित्सा पेशेंट को कर सकते हैं। हमारी वरिष्ठ चिकित्सक वंदना पाठक जी, जो कि हमेशा कार्यक्रम में उपस्थित होती हैं, कमेंट करती हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम की तारीफ की है। एक्चुअली ये कार्यक्रम हम सबका है, हमारी एक फैमिली सी हो गई है, तो हम सब धन्यवाद के पात्र हैं। वो इसलिए कि आप सुनते हैं, आप उपस्थित होते हैं, तभी ये कार्यक्रम चल पा रहा है। डॉक्टर अनुराधा जी ने हाइपोटेंशन विद नो सिम्टम्स, कई लोगों को 100/60 मैंने देखा है। पेशेंट को 100/60 BP है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। मेरे पास भी ऐसे कई पेशेंट हैं जिनका सिस्टोलिक 100 और कभी कभी इससे भी नीचे होता है, और डायस्टोलिक 60, कभी 70 ये आता है, लेकिन पेशेंट स्वस्थ है। फिर भी आप ऐसी अवस्था में बृहदवा चिंतामणि 60 मिलीग्राम, हृदयाणु रस 250 मिलीग्राम, इनका सेवन दिन में 2-3 बार आप कर सकते हैं। साथ में आमलक्यादि रसायन, ब्रह्म रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार भी सेवन कर सकते हैं। ग्लूकोज का भी सेवन 2-3 बार दिन भर में, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पानी में घोल करके सेवन करें। इससे पेशेंट को थोड़ा ताजगी मिलती है और
पेशेंट को अच्छा लगता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। डॉक्टर विश्वास घाटे, कोई पेशेंट है, उनका हाथ पैरों में स्वेदाधिक, पसीना ज़्यादा आता है। ये कई लोगों को मैंने देखा है, हाथ पैर में पसीना ज़्यादा आना, काम करते वक्त हाथ गीले हो जाते हैं, कभी कभी आप जिस कागज़ में लिख रहे हैं वो गीले हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में पेशेंट को अगर कफ के लक्षण प्राप्त होते हों तो वमन कराएं, अन्यथा सिर्फ विरेचन करा दें। पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान और त्रिव्रत, अमलतास, छोटी हरड़ कुटकी 20-20 ग्राम लेके काढ़ा बना लें और इससे विरेचन करा दें। मध्य कोष्ठी हो तो इसमें कैस्टर ऑयल मिला लें 30 से 40 ml, और पूर्ण कोष्ठी हो तो इच्छा विधि रस 125 से 250 मिलीग्राम मिला करके विरेचन करा लें। फिर संसर्जन कम कराएं और उसके बाद फिर चंद्र प्रभावटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम, मुक्ता प्रवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 बार पेशेंट को दें। अनुलोमन होता रहे, विरेचन कोष्ठ साफ रहे, उसके लिए एरन भ्रष्ट हरिति का प्रयोग भी आप रात्रि में करें। 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा लें, इससे मोशन क्लियर रहेगा। ऐसी अवस्था में कुचला की योग भी लाभ करते हैं, जैसे अग्नितुंडी वटी 2 गोली सुबह शाम को, या टैबलेट नियो चरक की आती है, उसका सेवन भी आप इसमें कर सकते हैं। डॉक्टर अमनदीप कौर विद्वान चिकित्सक हैं, YMT आयुर्वेदिक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनका प्रश्न है, हाई IgE का लेवल यदि बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? हाई लेवल्स ऑफ IgE में मीन यू हैव एन एलर्जी। जब कोई एलर्जी होती है तब IgE की मात्रा बढ़ जाती है रक्त में। डिसीज which causes the elevation of the serum IgE levels include एट्रोपिक डिसीजेस, जैसे कि अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, एट्रोपिक डर्मेटाइटिस, ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो रोग उत्पन्न हो उसकी चिकित्सा करें तो IgE का लेवल जो है अपने आप कम हो जाएगा। जैसे अस्थमा हो तो अस्थमा की अवस्था में वमन विरेचन करा दें, और श्वास का चिंतामणि, कफ केतु रस और सिद्ध मकर ध्वज। श्वास का चिंतामणि 60 मिलीग्राम, कफ केतु रस 250 मिलीग्राम और सिद्ध मकर ध्वज 60 मिलीग्राम। ये दिन में 2-3 मात्रा दें, इससे व्याधि क्षमत्व भी बढ़ेगा और साथ साथ में IgE का लेवल भी कम होगा। एलर्जिक राइनाइटिस हो, ऐसी अवस्था में वमन और विरेचन करा दें और 21 दिन का नस्य का प्रयोग करें। 2 दिन स्नेह नस्य अणुतैल से और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। मैं हमेशा जो बताता हूँ आपको, शिग्रू, वचा और विडंग, इनका बारीक चूर्ण करके रख लें। 2 चम्मच लेके थोड़ा पानी डाल के गीला करें, चटनी जैसा बना लें, रात्रि में रखा रहने दें। प्रातःकाल मसल लें, छान लें और ये 6-6 बूंद की मात्रा देना है। इसको बोलते हैं अवपीड़न नस्य। नस्य की जो विधि विधान है वो आपको मालूम है, वो सब करना है। पूर्व कर्म के रूप में वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन, मृदु स्वेदन करना है नाड़ी स्वेद से। लेकिन जब आप अणुतेल देते हैं 4 बूंद सुबह 4 बूंद दोनों नासा में, उस समय हल्का अभ्यंग कर दें तो ठीक है, नहीं भी करें तो चलेगा। लेकिन जब शोधन करते हैं अर्थात अवपीड़न या धमापन नस्य देते हैं तो पूरा जो विधि विधान है नस्य का वो पूरा आपको करना चाहिए। इसके अलावा महालक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम,
स्वर्ण बसंत मालती 125 मिलीग्राम और त्रिभुवन की तिरस 125 मिलीग्राम। ये दिन में 3 मात्राएं दें आप, ये शहद के साथ या फिर च्यवनप्राश के साथ देवें या ब्राह्मी अवलेय के साथ देवें। आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है इसमें एलर्जिक रेनाइटिस में। एलर्जिक रेनाइटिस ठीक होगा तो IgE भी लेवल में आ जाएगा। उसी प्रकार एट्रोपिक डर्मेटाइटिस, स्किन डिसीज, इसमें भी आपको वमन विरेचन कराने के पश्चात ही अगर दवाइयों का सेवन करते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। जैसा मैंने बताया, आभ्यंतर स्नेहपान के दौरान, दीपन पाचन के दौरान भी आप दवाइयाँ दे सकते हैं। ऐसी अवस्था में शोधन पश्चात या शोधन के समय भी गंधक द्रुति लगाएं, उससे काफ़ी आराम होगा। इसके अलावा आरोग्यवर्धनवती पंचनिम्बवटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, शुद्ध गंधक 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्य 250 मिलीग्राम और प्रवाल पृष्टि 250 मिलीग्राम दिन में 2-3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा महामंजिष्ठादिक्वाथ, खदिरा रिष्ट, सारीवाद्यासव, इनमें से कोई एक 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम सेवन करें। पेट साफ रहे इसका जरा ध्यान रखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आधा चम्मच एरंड भ्रष्ट हरित की रात में ले लें, जिससे पेशेंट का जो है पेट साफ रहेगा, उससे भी काफ़ी पेशेंट को आराम मिलता है। डॉक्टर भारत ठोक, उन्होंने लीज थेरेपी के बारे में भी एक लेक्चर देने के लिए कहा है। लीज थेरेपी बहुत ही सिंपल है। स्नेहादिभिः क्रियायोगैः न तथा लेपनैः यन्त्यासु व्याधयः शान्तं यथा सम्यक् शराबिधात्। शराबिधश्चिकित्सा अर्धं शल्यतन्त्रे प्रेरिता यथा सम्यक् प्रणीता वस्ति का चिकित्सते। शिराविषाण तुम्बैस्तु जलौकाभिपदैस्तथा अवगाढ़े यथा पूर्वं हरे दुष्टशोणतम्। अवगाढ़े जलौका स्यात् प्रच्छन्नं प्रणीते हितं। शिरांग व्यापके रक्ते श्रृंग अलाभुतोच्यस्ते। जिस प्रकार वस्ति काय चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ है, वैसे रक्तमोक्षण शल्य शास्त्रियों के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा है। एक शस्त्र विधि है और अशस्त्र विधि। जिसमें शस्त्र का प्रयोग किया जाता है उसमें 2 भेद हैं, प्रच्छान और शिराभेद। और जिसमें शल्य का प्रयोग नहीं करते हैं, शस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा है जलौ का उच्चारण श्रृंग से उच्चारण करते हैं, कटुतुंबी से करते हैं, घड़े से भी करते हैं रक्तमोक्षण। लेकिन सबसे इजी जो है वो है जलौ का उच्चारण। सबसे पहले कहाँ करना ये देख लें, जहाँ पर अवगाढ़ हो, एक स्थान में सर्वांग देह में ना हो, जैसे एक्जिमा है, तद्रु है, वो ऐसी अवस्था में जलौका का सेवन आप कराएं। सोरियोसिस है, जब पूरे शरीर में नहीं है तब आप जलौका से आप कराएं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं रक्तगत, जैसे वात रक्त है, उनमें रक्तमोक्षण कराएं। जलौका का पहले परीक्षण कर लें कि साविस है कि निर्विष है। जो साविस जलौका होगी वो देखने में भयानक लगती है, उसके रोम होते हैं, कृष्ण वर्ण की होती है, बड़ी मोटी होती है, ऐसे पहचान सकते हैं। और जो निर्विष होती है वो देखने में भयानक नहीं होती, हल्के भूरे रंग की होती है, बहुत काली नहीं होती है। कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका, गोचंदना, ये सविष है। शराविका, कच्छपिका, जालनी, सरसपी तथा शराविका ऐसी जो जलौकाएँ हैं वो निर्विष हैं। सविष जलौका हमेशा ऐसे पानी में होती है जिस पानी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, और जिस पानी का निरंतर प्रयोग किया जाता है, चाहे वो तालाब हो चाहे कुआं हो, वहाँ पर निर्विष जलौका प्राप्त होती है। तो निर्विष जलौका का चयन कर लें। उसको शोधन के लिए थोड़ा से हल्दी पानी में रख दें तो विसर्पण अच्छा होने लगेगा।
उसके बाद जलौका का उच्चारण आप कर सकते हैं। जहाँ पे लगाना है उस स्थान को अच्छी तरह धो लें, रुक्षता करें, रुक्षता उत्पन्न करें। वहाँ स्निग्धता नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं लगेगी। और जिस स्थान में आपको लगाना है वहाँ पर पूंछ की ओर पकड़ करके और उसके मुख भाग को उस स्थान में जहाँ पे लगाना है वहाँ पर प्रयास करें। धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो लग जाएगी। अभ्यास आपको करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा प्रच्छान कर लें, रक्त की प्रवृत्ति थोड़ा कर दें तो तत्काल लग जाती है। और जैसी लगती है तो उसका अग्रभाग खड़ा हो जाता है और एक पैरासिटिक मूवमेंट आपको दिखता है। एक स्थान में कम से कम 2 जलौका लगाएं। जब वो लग जाए तो ऊपर में कॉटन, जिसमें पानी से डूबा हो कॉटन हो, उसके ऊपर लगा दें ताकि उसको महसूस हो कि मैं जल में हूँ या शीतलता मुझ में प्राप्त हो रही है। क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो जल्दी छोड़ देगी। जब देखें कि वो मोटी हो गई है, काफ़ी समय हो गया है, तब उसको मुख में हल्दी या नमक छिड़क दें तो अपने आप वो छोड़ देगी। उसके बाद उसको निर्विष करने के लिए वोमिटिंग कराते हैं। रक्त जो पिया है उसने उसको निकालते हैं पूंछ की ओर पकड़ करके और धीरे धीरे हाथ के द्वारा उसको दबाते हुए नीचे की ओर लाएं। या नमक पानी के घोल में डाल दें, हल्दी थोड़ा डाल दें तो अपने आप वो वोमिट करेगी। जब देखें रक्त पूर्ण तरह से निकल गया है, साफ़ हो गया है, तो उसको साफ़ पानी में रख लें और जिस जार में रखें उसमें डेट डाल लें, पेशेंट का नाम डाल दें, कब कराया था ये डाल दें। क्योंकि 15 दिन तक इस जलौका का प्रयोग दूसरे पेशेंट पे नहीं करना है। अब भाई, जिस पेशेंट में आपने रक्त मोक्षण कराया है जलौका से, चूँकि इसमें हेरोडीन रहता है, तो हेरोडीन रक्त में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से रक्त स्तंभित नहीं होता है, कोगुलेशन नहीं होता है। इसलिए उसको अच्छी तरह साफ के दबाएं ताकि हेरोडीन निकल जाए। और फिर थोड़ा हल्दी और जात्यादि घृत डाल करके वहाँ अच्छी तरह व्रणपट्ट बंधन कर दें ताकि ब्लीडिंग जो हो रही है वो रुक जाए। कई बार 5-5, 6-6 घंटे तक ब्लीडिंग होती रहती है, तो इसका निरीक्षण आप करते रहें। इस तरीके से व्रणपट्ट बंधन कर दें। हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आप रक्त मोक्षण जलौका से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी विधि है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यापद नहीं होता है। जब जलौका लगती है तो थोड़ा से चिनचिनाहट लगता है, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं उस समय महसूस होता है, वैसा चुन थोड़ा सा होता है। बाकी कोई इसमें तकलीफ नहीं होती है और ये पैतृक व्याधियों में ज़्यादा उपयोगी है। सीताधिवासा मधुरा जलौका वारी संभवा तस्माद पित्तोपसृष्टम तो हितम तदवश्य। कफज हो तो अलाबू का प्रयोग करना चाहिए, वातिक हो तो श्रृंग भस्म का प्रयोग करना चाहिए और पैतृक व्याधियाँ हो तो निश्चित रूप से जलौका का उच्चारण करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने संक्षिप्त में आपको जानकारी दी। आप कराएं इसको। जब आप जलौका उच्चारण कराएं तो और भी आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर सुरुचि सिंह, डिस्कलरेशन ऑफ द डिसलोकेशन ऑफ द पटेला का डिसलोकेशन कई बार हो जाता है, तो उसको दशांग लेप अच्छी तरह लगा लें। कम से कम 20 ग्राम दशांग लेप, 1 चम्मच सरसों तेल और इसका लेप तैयार करके वहाँ लगाएं, व्रणपट्ट बंधन कर दें। और इसमें रोगी को आराम करना पड़ेगा। लगभग 15 से 20 दिन लगाएं। अगर बहुत ही ज़्यादा डिसलोकेशन हो गया है तो निश्चित है इसमें फिर स्थायी उसमें बैंडेज भी लगानी पड़ सकती है। तो ऐसे अवस्था में हड्डी रोग विशेषज्ञ को बता दें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो दशांग लेप में आराम होगा। और इसके साथ साथ पिपली चूर्ण और लाक्षारी चूर्ण 5 ग्राम पिपली चूर्ण, 5 ग्राम लाक्षारी चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम को दें। हड जोड़ टैबलेट आती है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को। दीप्ति पाठरकर, थिन एंडोमेट्रियम 4 mm थिकनेस
अनेबल टू कंसीव। एंडोमेट्रियम जो यूट्रस का अंदर का भाग है वो बहुत पतला है और शायद इसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रही है। बट एमेनोरिया सिंस 1 मंथ, 1 महीने से उसको एमेनोरिया है। तो पहले तो आप इनको संशोधन करा दें, वमन विरेचन और वस्ती में लेखन वस्ती देवें, ये कराना बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात इसमें उत्तर वस्ती का प्रयोग कराएं, फलघृत से या 10 मूल तेल से। उत्तर वस्ती के बारे में मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूँ। इसके अलावा लाक्षणिक ट्रीटमेंट करें। जैसे एमेनोरिया है तो रजा प्रवर्तनी बटी 2-2 गोली दिन में 2 या 3 बार देवें। इससे MC रेगुलाइज हो जाएगा। एलोवेरा जूस 1 चम्मच सुबह शाम को, कुमारी आसो 4 चम्मच पानी भोजन के बाद ये सेवन कराएं। और मैंने जो गर्भ धारण के लिए एक गर्भ स्थापक योग बताया था उसमें 5 कोमल पत्ते पीपल के ले लें, 6 अंगुल ताजी गिलोय ले लें और वटांकुर, वट के जो अंकुर होते हैं वो 7 नग, और जो लटें होती हैं वट की उसके अग्रभाग जो श्वेत वर्ण का होता है वो 7 आप ले लें। और इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह पीस लेवें, बारीक चूर्ण कर लें, बारीक पेस्ट बना लें पानी डाल करके। फिर उसको पानी में घोल करके छान लें। इसको सुबह 7 बजे सूर्योदय के पहले दक्षिण नासा से सूंघें, फिर वाम नासा से सूंघें और इसको फिर पी जाएं। ये ऋतुकाल में करना चाहिए। 1 डोज है ऐसा ऋतुकाल, यानी ऋतुकाल करीब 16 दिन का होता है और इसी अवस्था में गर्भधारण की जो संभावनाएं हैं वो ऋतुकाल में ही होती हैं। तो ऋतुकाल में ही इसका सेवन करना चाहिए। हमारे साथी, हमारे चिकित्सकगण, हमारा फैमिली हमसे जो जुड़ी हुई है उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। नेपाल से निर्मला स्वाल जो हमेशा सजग रहती हैं, हमेशा अपने अच्छे कमेंट्स देती हैं, प्रत्येक कार्यक्रम को देखती हैं। संध्या पांडे जो कि बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सक हैं पंचकर्म के, सुनील रातौरी जी, उषा तभानी जी, योगेश महाजन जी, हरजीत सिंह, शिल्पा पालस्कर, शैलिनी मलकानी, निधि शर्मा, रचना जायसवाल जी, ब्रजेश मिश्रा जी, सोनल पटेल जी, योगिता चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अनिल पांडे जी, डॉक्टर विनेश्वरी श्रीवास्तव, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर विनय मित्तल, रणवीर शर्मा जी, डॉक्टर शशिपुरी, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह यादव, सुषमा बोरकर जी, मनोरंजन साहू जी, राजेंद्र कुंद्रा जी, गौरव शाह जी, प्रशांत ससाने जी और हमारे प्रिय चिकित्सक RV प्रजापति जी, बलराज सिंह, रजनीश शर्मा जी, सुखमंत मिश्रा जी आदि हमारे चिकित्सक इस कार्यक्रम को सुनते हैं और इसका उनको बहुत फ़ायदा भी है। अब आइए आज हम निमोनिया के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको श्वसनक ज्वर भी कहा गया है। इसको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कफोलवर्ण सन्निपातक ज्वर कह सकते हैं। सन्निपातक 13 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रमुख है। पहला है कफोलवर्ण सन्निपातक ज्वर, वातोलवर्ण सन्निपातक ज्वर और पित्तोलवर्ण सन्निपातक ज्वर। तो कफोलवर्ण सन्निपातक ज्वर से इसके लक्षण काफ़ी मिलते हैं, इसलिए इससे तुलना हम कर सकते हैं। निश्चित है निमोनिया में लंग्स की विकृति होती है। 15 से 40 वर्ष के आयु के बीच के
व्यक्तियों में ये रोग ज़्यादा पाया जाता है। लाक्षारस के समान रक्त मिश्रित जब कफ निरंतर पेशेंट थूकता रहता हो, ज्वर के साथ श्वास रोग हो, श्वास कष्ट हो, जिसके लंग्स में कोई भाग सॉलिड हो गया हो, उसे श्वसनक ज्वर या निमोनिया कहते हैं। कारण के दृष्टिकोण से जो बैक्टीरिया का नाम है वह है न्यूमोकॉकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। न्यूमोकॉकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के संक्रमण से निमोनिया रोग होता है। संहिताओं में इसका नामतः निमोनिया से वर्णन नहीं है। आचार्य गणनाथ सेन और माधव निदान ने आधुनिक दृष्टया जो निमोनिया है उसी को आधार बना करके और इसका वर्णन श्वसनक ज्वर के रूप में किया है, क्योंकि भेषज रत्नावली में श्वसनक ज्वर का उल्लेख प्राप्त होता है। निदानों के दृष्टि देखें, आयुर्वेद के हिसाब से तो जो व्यक्ति अन्न वस्त्र रहित हो, दुर्बल हो, थका हुआ हो, अजीर्णावस्था में हो, मद्यपान करता हो, किडनी डिसीज हो, लीवर डिसीज हो, लीवर में शोथ हो गया हो, सूजन हो गया हो और निरंतर मिथ्या आहार विहार का सेवन करता हो, शीत वर्षा में पीड़ित हो, संसर्ग इन्फेक्शन हो गया हो, तब जो ज्वरोत्पत्ति होती है, खास तौर से शिशिर, बसंत और वर्षा ऋतु में संक्रमण अधिक होता है, इन्फेक्शन अधिक होता है। संप्राप्ति के दृष्टिकोण से देखें तो निदान के सेवन करने से, जो निदान अभी हमने बताए, जीवाणु का संक्रमण होता है, श्वास प्रणालियों में ये पहुंच जाता है और वहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट से रक्त को गाढ़ा कर देता है, लंग्स में सूजन आ जाता है और लोअर लोब में इन्फेक्शन के कारण शोथ उत्पन्न हो जाता है। साथ ही साथ लंग्स में कंजेशन होता है और जिसकी वजह से निमोनिया की उत्पत्ति होती है, जिसको श्वसनक ज्वर भी कहते हैं। अगर संप्राप्ति घटक देखें तो इसमें दोष हैं, त्रिदोष, कफ प्रधान त्रिदोष, दूध से रक्त रस है, स्रोतस प्राणवाह स्रोतस, और संग में जो स्रोतदुष्टि है वो संग स्रोतदुष्टि होती है। स्रोतदुष्टि 4 प्रकार की होते ना, अति प्रवृत्ति संगोवा शराणाम ग्रंथयो अपिवा बीमार गमनम चावि स्रोतसाम च दुष्ट लक्षणम। तो यहाँ संग नामक दृष्टि होती है पेशेंट में। पूर्व रूप के रूप में पेन इन रिब्स, डिस्निया, डिप्रेशन, कफ और ट्रेमर्स, ये पूर्व रूप के लक्षण निमोनिया के हैं। लक्षणों में फीवर विद चिल्स, ठंडी लेके बुखार आता है, प्यास अधिक लगती है, भूख कम लगती है, डिस्पेप्सिया, पेन इन रिब्स, चेस्ट, कफ, खांसी का होना और हिमोप्टेसिस, हिमीटेमेसिस नहीं, हिमोप्टेसिस, श्वास मार्ग से जो रक्त निकलता है उसको हिमोप्टेसिस कहते हैं, और आमाशय से जो रक्त आता है उसको हिमेटेमेसिस कहते हैं। थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगना, एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, पेन इन रिब्स, कफ का होना, हिमोप्टेसिस, रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाना, रेडनेस ऑन चीक्स, गालों में रक्तवर्णता आ जाना, स्वेलिंग इन फोरहेड, वीकनेस, वीजिंग साउंड आएगी और स्मॉल के छोटे छोटे बॉइल्स पूरे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, टंग कोटेड हो जाती है, डिप्रेशन, पल्स रेट बढ़ जाती है और डिलीरियम, ये मुख्य लक्षण निमोनिया के होते हैं। उपद्रव के रूप में डिलीरियम,
निद्रा अधिक आती है, ट्रेमर्स, हाइपर पायरेक्सिया, लॉस ऑफ सेंसेशन और कभी कभी हार्ट अटैक भी ऐसे पेशेंट में आ जाता है। निमोनिया के दो प्रकार के भेद हैं। लोबर निमोनिया, ये वायु कोश में, जिसको एल्वेलाई कहते हैं, उनमें शोफ उत्पन्न होता है। और दूसरा होता है ब्रोंको निमोनिया, जो वायु प्रणाली है उनमें शोफ होता है। जो लोबर निमोनिया है वह भी 4 प्रकार का माना गया है। एपिकल निमोनिया, क्रीपिंग निमोनिया, सेंट्रल निमोनिया, डबल निमोनिया और मैसिव निमोनिया। ये लोबर के भेद हैं। फिर से मैं बताता हूँ। एपिकल, स्क्रीपिंग, सेंट्रल, डबल और मैसिव, ये 4 प्रकार के भेद लोबर निमोनिया के होते हैं। ब्रोंको निमोनिया के 2 ही भेद हैं, प्राइमरी ब्रोंको निमोनिया और सेकेंडरी ब्रोंको निमोनिया। तो इस तरीके से संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको निमोनिया के बारे में दी। अब आइए चिकित्सा पर बात करते हैं। तो सबसे पहले निदानों का परिवर्जन, जो मैंने निदान बताए हैं उनका निदानों का परिवर्जन, और इसी अवस्था में पूर्ण विश्राम करना चाहिए। स्वच्छ हवादार जगह में रहना चाहिए और जिस पार्श्व में विकृति हो उस ओर करवट लेकर नहीं सोएं, नहीं तो तकलीफ होती है। अतिशीत लगने पर पर्याप्त वस्त्र और कमरे को गर्म रखना चाहिए। बालकों में संक्रमण शीघ्र होता है, अन्य उपद्रव भी होते हैं। पूरा प्रदेश में उष्ण सेक, लघु और सुपाच्य भोजन और आरंभ में लंघन भी कराएं। कुछ शमन औषधियाँ हैं अनुभूत, उनको मैं बताना चाहूँगा। त्रिभुवन कीर्त रस 125 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम और श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम। ये बहुत बढ़िया योग है निमोनिया के लिए। एक पुड़िया सुबह शाम को शहद के साथ, यदि ज़्यादा तकलीफ हो, एक्यूट कंडीशन हो, तो 3 बार भी इसको च्यवनप्राश के साथ दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण योग है लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम और इसमें श्रृंग भस्म मिला दें 250 मिलीग्राम। यह एक मात्रा है, ऐसी दिन में 2 मात्राओं का प्रयोग आप करें। भट्टी के अंतर्गत समय समय पर व्योषादि भट्टी, पंचकोल भट्टी, लौंगादि भट्टी, मरीच्यादि भट्टी का सेवन आप कर सकते हैं। इकट्ठा चारों को न करें। एक हफ्ते, जैसे एक हफ्ता व्योषादि भट्टी, एक हफ्ता पंचकोल भट्टी, लौंगादि भट्टी और मरीच्यादि भट्टी। चूर्ण में यदि ज़्यादा कफ और होके खांसी आ रही है, कफ ज़्यादा निकल रहा है, तो तालिसादि चूर्ण का 1-1 चम्मच में दिन में 3 बार शहद के साथ प्रयोग करें। और यदि शुष्क कफ नहीं निकलता, रोगी को बड़ा कष्ट हो रहा है, ऐसी अवस्था में सितोपलादि चूर्ण 2.5 से 5 ग्राम दिन में 3-4 बार शहद के साथ दें। मधुयष्टि चूर्ण भी ऐसी अवस्था में लाभ करता है। मधुयष्टि चूर्ण, यह भी, इसकी भी मात्रा 2.5 से 5 ग्राम। काढ़ों में भारंग्यादि क्वाथ, दशमूल क्वाथ और पंचकोल क्वाथ, इन सर में उपयोगी है भारंग्यादि क्वाथ। लेकिन पहले आप पंचकोल क्वाथ दें 1 हफ्ते भारंग्यादि क्वाथ और बाद में दशमूल क्वाथ। मात्रा क्वाथ की 30 ml। खाली पेट में हमेशा क्वाथ दिया जाता है। ज्वरावस्था ज़्यादा हो, ऐसी अवस्था में तिरक तिक्तादि क्वाथ, किरा तिक्तादि क्वाथ, इसमें चिरायता, गिलोय, पटोलपत्र, मुस्तक और परपट, ये किरातिक्तादि काढ़ा बहुत ही उपयोगी है। इसका उल्लेख चरक ने पुनरावर्तक ज्वर में कहा है। किरात तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपट को अमृता घ्रांति पीतानि चाभ्यासात पुनरावर्तकम ज्वरा। अमृताष्टक क्वाथ और आसोरिष्ट में अमृतारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आसोरिष्ट की मात्रा 10 ml से 20 ml
और उतना ही पानी मिला करके भोजन के बाद दिया जाता है। अवलेहों में वासावलेह और च्यवनप्राश 5-5 ग्राम दिन में 2 बार आप प्रयोग करें। एक कंठकार्यादि लेह आता है, कंठकारी का लेह बना हुआ आता है, ये भी बड़ा उपयोगी है कासा अवस्था में। खास तौर से वात का प्रकोप ज़्यादा हो, ऐसी अवस्था में कंठकारी अवलेह देना चाहिए। इसके अलावा एक अनुभूत प्रयोग है स्वर्णक्षीरी, छोटा छोटा वृक्ष होता है कांटेदार, उसके मूल को कलेक्ट कर लें और मूल से सुरस निकालें, लगभग 1 चम्मच 5 ml के आसपास 5 ml शहद मिला लें और मात्र 3 दिन के प्रयोग से निमोनिया ठीक हो जाता है। ये बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। अगर रक्त स्टीवन हो रहा हो, रक्त निकल रहा हो खांसने पर, तो रक्त पित्तांतक रस, रक्त पित्तांतक लौह भी आता है, रस के नाम से भी आता है, 250 मिलीग्राम, स्वर्ण गैरिक 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, बोलबद्ध रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 3-4 मात्राएं दें जब रक्त की प्रवृत्ति पेशेंट में ज़्यादा हो। ज्वर के अंत में रोगी को दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। दुर्बलता को निवारण करने के लिए सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, इस योग का प्रयोग करें च्यवनप्राश के साथ, तो पेशेंट को थोड़ा आराम लगेगा। जो दुर्बलता आ गई है ज्वर के कारण, वो भी ठीक होगा। इसके अलावा आसोअरिष्ट में द्राक्षा अवलेह का प्रयोग अमृतारिष्ट के साथ करें। अमृतारिष्ट 2 चम्मच, द्राक्षा अवलेह 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दें। संजीवनी बटी भी समय समय पे दें। संजीवनी बटी भी बहुत ही अच्छी है, खासतौर से निमोनिया के लिए। तो ये संक्षिप्त में मैंने चिकित्सा विधि बताई जो मैं प्रयोग करता हूँ, आप भी प्रयोग करें। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी एक नए रोग को लेकर के। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब शतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, यही मेरी हार्दिक कामना है। जय आयुर्वेद।